गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कोई मुझे गुड बता मॉर्निंग सकता है? सर। गुड मॉर्निंग। कोई मुझे बता सकता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई ट्राई करेगा? Sharing of idea. So, ओके, शेयरिंग ऑफ आइडिया। हम लोग कम्युनिकेशन सिंपली हम ले सकते हैं जैसे कि बातचीत करना। ठीक है, तो बातचीत हम क्यों करते हैं एक दूसरे से? क्या क्या शेयर करते हैं हम बातचीत करने में? idea, information, skills, बहुत सी चीजें। अपना दूसरे दे सकते हैं। यस, ठीक है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो मेनली जो है हमारे जो भी हमारा जो भी अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उसको शेयर करते हैं। अगर हमारा किसी से कोई फीलिंग है तो हम फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, कोई इमोशंस हैं तो उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो जो भी ये शेयरिंग होती है ये जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है ये ऑलवेज टू वे होती है। ओके, मतलब कि आप किसी से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जिससे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं फिर वो वापस आपसे भी कम्युनिकेट करे। अगर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करता है, कम्युनिकेट इन द सेंस कि उसका कुछ रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर बातचीत के फॉर्म में हो, वर्ड्स के फॉर्म में हो। वो सिंपली क्या कहते हैं, जो गेस्चर होता है, बॉडी गेस्चर होता है इशारों में भी। जैसे कि किसी को कुछ बताने के बाद में किसी ने पूछा कि अभी जो मैंने कुछ बोला किसी को समझ में आया या नहीं आया, तो क्या है जनरली लोग हाँ में या ना में सर हिला देते हैं। तो वो भी एक टाइप का फीडबैक ही है या फिर एक जो कम्युनिकेशन का जो रिस्पॉन्स है तो वो भी उसमें होता है। तो ये पूरा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका कहलाता है। तो अगर हम यस किसी को कुछ, देखो आप लोग माइक अपना ऑफ रखिए। माइक कह दीजिए। प्रिया कुमारी, प्रिया माइक ऑफ रखिए प्लीज आप लोग। हाँ, सॉरी सर, सॉरी। सो हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जो है लैटिन वर्ड एक है कम्युनिस। ये लैटिन वर्ड है, इससे बना है जो आपका वर्ड है कम्युनिकेशन। तो जो ये लैटिन वर्ड कम्युनिस है इसका मीन्स होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो एक एम होता है कि जो भी हम अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर कोई फीलिंग शेयर कर रहे हैं तो हम जिससे भी शेयर कर रहे हैं अगर वो एक पर्सन है या फिर एक से ज्यादा है तो सभी के पास में वो जो वो उस इंफॉर्मेशन की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो जो इंफॉर्मेशन है सभी तक जो है उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पहुंचे। मतलब कि सभी को वो चीज जो हम बताना चाहते हैं वही समझ में आए। कई बार क्या होता है कि हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन होता है कुछ को समझ में आता है कुछ को समझ में नहीं आता है। ठीक है, कई बार होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन जो जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको कोई कुछ और समझ में आता है। मतलब कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको उस तक वो चीज नहीं पहुंच रही है। वो हो सकता है किसी और फॉर्म में पहुंच रही हो, या फिर हमारा जो कहने का मतलब है वो मतलब उस तक नहीं पहुंच रहा हो, किसी और वे में ले रहा हो। तो अगर इस टाइप का कुछ हो रहा है तो जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है वो। ओके, तो क्या है कि लीगन्स हैं थे, उन्होंने 1961 में कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन दी थी। सो अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। ओके, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो एक प्रोसेस करते हैं by which two or more people exchange their ideas, facts, feelings or impressions in way that each gains a common understanding. Okay, जो भी हम communicate कर रहे हैं चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो,
तो जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एक कॉमन वो जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो सब तक समान रूप से जाना चाहिए, ठीक है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है सबके लिए समान होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन का एम है वो सब तक जाना चाहिए, पूरा पहुंचना चाहिए। each gains a common understanding of the meaning, intent and use of message। चाहे उसकी जो मीनिंग है कम्युनिकेशन की वो सेम होनी चाहिए, जिस इंटेंट के साथ हम कर रहे हैं वो सब तक जाना चाहिए, और उसके बाद में अगर उस कम्युनिकेशन का कोई यूज है तो वो यूज सभी तक होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन की जो है डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के, कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो मोस्टली किस लिए कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेसिक 4 फंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें कि पहला है आपका इंफॉर्मेशन फंक्शन है। सो ये क्या है, आप ये जो कम्युनिकेशन का एक प्रिंसिपल फंक्शन भी इसको कहते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज इंफॉर्मेशन फंक्शन। जब भी हम कोई किसी से इंफॉर्मेशन कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो जनरली क्या होता है, हम कुछ आइडियाज या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते हैं या फिर लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो फर्स्ट बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन का दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सेकेंड है आपका कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन हो गया। इसको डाउनवर्ड मूविंग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डाउनवर्ड मूविंग कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं कि जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कमांड और इंस्ट्रक्टिव। ओके, किसी को हम कुछ कमांड दे रहे हैं कि किसी को ये काम करना है, या फिर हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे फैमिली हो गई। फैमिली में क्या होता है, जो फैमिली के हेड होते हैं, जैसे फादर हो गए या फिर ग्रैंडफादर हो गए, तो वो उन अपने से नीचे अगर ग्रैंडफादर को किसी को कोई कमांड देना है तो किसी काम के लिए वो अपने बेटे को देगा। ओके, फिर वो क्या है उस काम को करेगा, और उसको वो करना ही करना है क्योंकि वो एक कमांड के रूप में मिला हुआ है। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ऊपर जो हायर हायर रैंक पे था उसने कोई कमांड अपने से नीचे रैंक वाले को दिया, तो यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, डाउनवर्ड मूविंग कम्युनिकेशन हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखें तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर आपका अगर जैसे कॉलेज की ही बात कर लेते हैं, तो किसी एक कॉलेज का जो के जो हेड होता है वो डीन होते हैं। ओके, तो डीन को अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो वो डीन से नीचे जो सबऑर्डिनेट होंगे उनको देंगे। फिर मान लीजिए कि डीन को कोई इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी है, तो क्या करेंगे कि डीन जो हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट है उनको इंफॉर्मेशन देंगे। फिर वो सुपरिटेंडेंट जो है स्टूडेंट्स तक की हॉस्टल में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है सुपरिटेंडेंट फिर जो है स्टूडेंट्स को देगा। तो यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो सबसे ऊपर से ऊपर फिर नीचे हो रहा है, डाउनवर्ड मूविंग हो रहा है। तो इसीलिए इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है, कमांड या फिर इंस्ट्रक्टिव फंक्शन जो है कम्युनिकेशन का, उसको डाउनवर्ड मूविंग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन का दैट इज इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन। So the sole purpose of communication is to influence the people। आप लोगों ने लीडर्स को देखा होगा, या फिर जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली उनके जो बातें होती हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है, उससे क्या होता है लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं कोई काम करने के लिए। मान लीजिए किसी से कोई काम करवाना है तो उनको इस तरीके से बोला जाता है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी बातों से और वो काम को करने लगते हैं। तो अगर किसी ने किसी से इस टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि हमें ये काम करना है और उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो काम करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, जो कम्युनिकेशन का एक बेसिक फंक्शन है वो आपका इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, जैसे कि इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन कहते हैं। इसमें मेनली आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, इस टाइप के लोग जो है इस टाइप की कम्युनिकेशन मोस्टली करते हैं। देन उसके बाद है इंटीग्रेटिव फंक्शन। अ मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेशन और continuously offsetting any disintegration at the interpersonal और organizational level। अब क्या है कि इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब कि लोगों को एक साथ लेकर के चलना।
कोई भी एक प्लेस होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर घर में ही है, ठीक है, तो लोगों के बीच में कई बार क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं लोगों, ठीक है। तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन का एक फंक्शन ये भी होता है, आप उस मतभेद को कैसे मिटा सकते हैं, आपस में बात करके। तो अगर कोई बात हो रही तो वो भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है। तो जो इंटीग्रेशन है, मतलब कि लोगों को एक साथ लेकर के चलना, या फिर अगर कोई भी क्या कहते हैं उसको, अ, कोई लोगों में समस्या पैदा हो रही है तो उसको दूर करना। ओके, तो ये जो है एक बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन का। उसके बाद अब एलिमेंट्स देख लेते हैं कि एलिमेंट्स के कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो फर्स्ट अगर एलिमेंट की बात करें तो कम्युनिकेटर, जिसे कि सोर्स भी कहते हैं या फिर सेंडर भी कहा जाता है। ओके, तो कम्युनिकेटर क्या होता है, कम्युनिकेटर वो पर्सन होता है जो कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करता है, पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। अगर हम एग्रीकल्चर या फिर फिशरीज की बात करें या फिर रूरल डेवलपमेंट की बात करें, तो इस केस में जो एक्सटेंशन एजेंट होता है वो कम्युनिकेटर का या फिर सेंडर का या फिर सोर्स का रोल जो है प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर एक्सटेंशन एजेंट होते हैं वही जो है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज इसमें आती है क्रेडिबिलिटी, मींस ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंसी। अब क्रेडिबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं है। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक चरवाहा होता है, वो रोज जो है उसकी जो बकरियां या फिर भेड़ होती हैं उनको जंगल में चराने के लिए ले जाता है, और हर बार जो है लोगों को शेर आया करके कह के जो है इस तरीके से बेवकूफ बनाता था। तो 3-4 दिन तो उसने ऐसा किया, शेर आया, लोग उसकी बात सुन करके जो है जंगल की तरफ उसको बचाने के लिए दौड़ते थे, लेकिन बाद में उनको पता चलता था कि ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, लोगों ने 4-5 बार किया ऐसा, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी ये प्रैक्टिस बढ़ने लगी तो लोग समझने लगे कि जो ये जो है हमें बेवकूफ बना रहा है या फिर ऐसे मजाक कर रहा है। तो एक दिन शेर सही में आ गया और उसने फिर से चिल्लाया, लेकिन क्योंकि लोगों को इस बार भी लग रहा था कि जो वो जो बोल रहा है कि शेर आया या नहीं आया, ये सिर्फ एक मजाक है या फिर हमारे साथ धोखा कर रहा है, तो उस दिन कोई नहीं गया उसको बचाने के लिए, उसके भी जानवर थे। तो यहाँ पर क्या था कि जो उसने उस दिन इंफॉर्मेशन दी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई थी, ठीक है। मतलब कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्ट करने लायक नहीं रह गई थी। तो यही चीज है कि जो इन्फो कम्युनिकेटर होता है वो क्रेडिबल होना चाहिए हमेशा। और क्रेडिबल कैसे हो सकते हैं कि हम हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन दें, चाहे वो फार्मर्स को दे रहे हैं या फिर रूरल विलेजेस में जाके जो फैमिलीज रह रही हैं उनको दे रहे हैं, तो वो हमेशा इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। और हमेशा एक्सटेंशन वर्कर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन वो पास कर रहा है वो पास करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को खुद से वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है उसको परख ले। ओके, उस पर कुछ रिसर्च कर ले, और जब वो उसको ये लगे कि हाँ जो भी ये इंफॉर्मेशन मुझ तक आई है या फिर ये इंफॉर्मेशन जो मैं लोगों को देने जा रहा हूँ ये सही इंफॉर्मेशन है, तभी लोगों तक पहुंचाए। ओके, नहीं तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक्सटेंशन वर्कर है, वो गया, उसने विलेज में कोई इंफॉर्मेशन दी कि मान लीजिए कि परसों जो है इस विलेज में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, लेकिन मान लीजिए परसों नहीं हुआ। फिर वो अगले दिन क्या, उसने बोला कि परसों नहीं, नेक्स्ट डे होगा या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट डे होगा, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या है, आगे जो भी वो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन पास करेगा तो फार्मर्स जल्दी उसका बिलीव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो प्रीवियस उसने इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी जो है या तो फेक थी या फिर वो सही नहीं थी। तो हमेशा एक एक्सटेंशन वर्कर को जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए, पास करने से पहले जो है उसे उसकी क्रेडिबिलिटी या फिर वो इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा सही है उसको परख लेना चाहिए।
देन सेकेंड एलिमेंट आता है मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जिसको कि फार्मर्स तक या फिर जिस जो हमारी जो ऑडियंस है उसको जो है पास करना है, वो क्या मैसेज कहलाता है। इट इज द इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी कम्युनिकेटेड। सेकेंड है अ गुड मैसेज शुड क्लियरली स्टेट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अब क्या है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन फार्मर्स को या फिर जिसको भी हम दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए इन द सेंस कि वो मैसेज क्या कह रहा है, वो इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, किसके बारे में बता रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से जो है एक सिंपलिस्टिक वे में होना चाहिए और इस फॉर्म में होना चाहिए कि लोगों को वो आसानी से समझ में आ जाए। और उस इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया, अगर लोगों को कुछ काम करने के लिए कहा गया है तो वो काम क्या है, अगर कहा गया है कि कब करना है तो सिंपली उसमें जो है डेट और टाइम और प्लेस जो है मतलब मेंशन होने चाहिए। ओके, फिर हाउ टू डू, कैसे करना है, अगर उसको करने का कोई तरीका है तो उसमें मेथोडोलॉजी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में मान लीजिए कि हमने इंफॉर्मेशन पास कर ली और इंफॉर्मेशन को लेकर के लोगों ने अकॉर्डिंगली जो है रिएक्ट किया या फिर रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड किया से करने से क्या मतलब है कि अगर इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि कोई प्रैक्टिस करनी है तो लोगों ने जब वो प्रैक्टिस की तो उसका रिजल्ट क्या आया। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें ये भी देना चाहिए कि अगर कोई पर्सन कोई इस इंफॉर्मेशन को लेकर के अकॉर्डिंगली अगर रिएक्ट करेगा तो उसका ये रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट भी मैसेज में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओके, तो ये दो एलिमेंट हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं। इसके बाद आगे कौन कौन से एलिमेंट हैं वो हम देख लेते हैं। आगे जो एलिमेंट है दैट इज channel. Okay, channel of the communication constitute the medium through which information flows from a sender to one or more receivers. अब क्या है कि जब कम्युनिकेटर ने या सेंडर ने या सोर्स ने जब कोई मैसेज ऑडियंस को या फिर जो रिसीवर होते हैं उनको दिया तो जाहिर सी बात है वो मैसेज किसी मीडियम के थ्रू गया होगा। तो वो जो मीडियम होता है वही जो है चैनल कहलाता है। कई बार जो फेस टू फेस और वर्ड ऑफ माउथ इज द सिंपलेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो आज भी जो है जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वो सिंपलेस्ट और मोस्ट पावरफुल एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। उसके बाद कुछ फॉर्म्स, अगर चैनल्स की बात करें तो कुछ फॉर्म्स होते हैं चैनल के जिसमें कि पहला अकॉर्डिंग टू फॉर्म, मतलब कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उसमें पहला आपका स्पोकन फॉर्म है। अगर हम स्पोकन फॉर्म में बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर कैसे करते हैं कि मान लीजिए हम किसी के घर में गए हैं, उनसे फेस टू फेस मिल रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या हो गया, अब हम फेस टू फेस मिल रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके थ्रू हो गया। या फिर अगर हमने किसी को कॉल किया हुआ है, अगर हम किसी मीटिंग में हैं तो वहां पर क्या है जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो जो चैनल होता है कम्युनिकेशन का वो होता है। उसके बाद में रिटन चैनल भी होते हैं, जैसे कि पर्सनल लेटर, अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, कोई पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन जैसे कि आर्टिकल्स आते हैं, ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, चीजें टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं, न्यूज़पेपर हो गया। तो वहां पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या है जो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो किस फॉर्म में शेयर की जा रही है, रिटन फॉर्म में शेयर की जा रही है। नेक्स्ट आपका आ गया जो अब क्या है पर्सनल का, जो किस टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं उस कम्युनिकेशन को करने में, उसके अकॉर्डिंग जो है चैनल होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है पर्सनल लोकेलाइट। पर्सनल लोकेलाइट क्या होता है, जो अब मान लीजिए कि एक विलेज में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उस विलेज के जो लोकल लीडर्स लोग होते हैं वही लोग अगर उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो ये इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है या फिर इस टाइप का ये जो है पर्सनल लोकेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो पर्सनल लोकेलाइट क्या हो गया कि जो हमको जिस सोसाइटी में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है जो सोर्स हमारा होता है या फिर सॉरी
जो चैनल होते हैं कम्युनिकेशन को मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, वो क्या होते हैं, वो उसी सोसाइटी से आते हैं। वहाँ हो सकता है वहाँ के लोकल लीडर्स हो सकता है वहाँ के लोकल पीपल हों, ठीक है। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन चैनल होता है। सेकंड है पर्सनल कॉस्मोपोलाइट। इसमें क्या है, आउटसाइड द सोशल सिस्टम ऑफ द रिसीवर, एग्जांपल एक्सटेंशन एजेंट। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक विलेज में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, जो पर्सन शेयर कर रहा है, वो उस सोसाइटी का ना होकर के किसी दूसरी सोसाइटी का, या फिर वो उस विलेज का ना होकर के किसी दूसरे विलेज का है, वो सिंपली दूसरे विलेज में जा रहा है और वहां पर जाकर के इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है ये पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होता है। देन एक चीज और याद रखने वाली है कि जो पर्सनल कॉस्मोपोलाइट है, इसमें हमेशा जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। लेकिन इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट क्या हो गया, आउटसाइड द सोशल सिस्टम। जैसा कि पर्सनल कॉस्मोपोलाइट में देख रहे थे आप लोग कि जो एक्सटेंशन एजेंट होता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, वो जो सोसाइटी होती है उसके बाहर का व्यक्ति होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट में जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है। और ये जो इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट चैनल है, ये मेनली जो है मास मीडिया जैसे हो गए, ठीक है, उसमें यूज होता है, और मोस्टली जो अवेयरनेस होती है उसको फैलाने के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब क्या है, कुछ और भी उसके एक दो एलिमेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज होता है कि मैसेज को इस तरीके से ट्रीट करना या फिर इस फॉर्म में ले आना कि उसको लोग ज्यादा इजली वे में जो है समझ सकें। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो जो किड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर आप पढ़ाने के लिए बैठिए तो क्या होते हैं, जनरली वो पढ़ने में जो है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनका खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान होता है या फिर कार्टून्स देखने में ज्यादा ध्यान होता है। तो क्या किया जाता है कि जो एबीसीडी अगर मान लीजिए उनको सिखाना है, तो वो राइम फॉर्म में सिखाया जाता है। जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर भी अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी राइम्स आती हैं जिनमें कि एबीसीडी या फिर 1 2 3 4 न्यूमेरिक्स होते हैं, उनको सिखाया जाता है। ओके, और उनका जो पिक्चराइजेशन होता है वो काफी अच्छा होता है, कार्टूनिस्ट वे में उनको जो है पिक्चराइज किया जाता है। साथ में सॉन्ग्स भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैसेज था, मतलब कि मैसेज क्या था कि किसी किड को अगर हमें कुछ पढ़ाना है, तो अगर हम उसको ट्रेडिशनल वे में पढ़ाएंगे, सिंपली उसको बोलेंगे कि कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठ जाओ और उसको पढ़ाएंगे, तो वहां पर उसको जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उसको राइम्स दिखाएंगे, कार्टून्स दिखाएंगे, उसके थ्रू पढ़ाएंगे, तो वो इंटरेस्ट भी लेगा। और क्या होता है कि इस टाइप से सिखाई गई चीजें माइंड में ज्यादा समय तक रिटेन भी करती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली जो हमारा मैसेज था उसको हम ट्रीटमेंट कर दिया, हमने मतलब ट्रीटमेंट कर दिया, इस फॉर्म में ले आए कि वो लोगों को कम समय में ज्यादा आसानी से या फिर सिंपलिस्टिक वे में समझ में आ सके और ज्यादा टाइम तक लोगों के माइंड में रिटेन रह सके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑडियंस रिस्पॉन्स। ऑडियंस रिस्पॉन्स क्या होता है, मेनली जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है आपकी हमेशा टू वे रहती है। मतलब कि किसी ने किसी से, ए पर्सन ने बी से कुछ कहा और बी पर्सन ने उसका कुछ रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है रिटन फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट फॉर्म में हो, वो सिंपल इशारों में भी हो सकता है। तो इस टाइप ये जो है ऑडियंस रिस्पॉन्स, इसका एक इस तरीके से एलिमेंट हो गया। देन फीडबैक। अब फीडबैक क्या है, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन इज नेवर कंप्लीट विदाउट फीडबैक। जो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो कभी भी फीडबैक के बिना जो है कंप्लीट नहीं होता है। अगर ए पर्सन ने बी से कुछ कहा और बी ने उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया या फिर उसको कुछ फीडबैक नहीं दिया, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है पूरी नहीं कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। दैट इज एक तो वो वन वे ही रह जाएगी,
दूसरी वो कंप्लीट नहीं रहेगी। सो इस तरीके से जो फीडबैक होता है ये भी जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, उसको पूरा करने के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसका। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है? दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज इंटेंडेड एंड व्हाट हैज बीन ऑब्टेन्ड और अचीव्ड। गैप क्या होता है कि हम जो कम्युनिकेशन में जो भी हम शेयर कर रहे थे, अगर वो लोगों तक उस फॉर्म में नहीं पहुंचा है, या फिर लोग जो हम बोलना चाहते थे लोगों ने उसका दूसरा मतलब निकाल लिया। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पर एक गैप आ जाता है जिसको कि कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। सिंपलिस्टिक वे में अगर हम बताएं तो हम बोलना कुछ चाहते थे, लोगों ने उसका कुछ मतलब निकाला, तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन गैप आ गया। Communication gap refers to difference between what was communicated by the extension agent and what has actually been received by the audience. नेक्स्ट आपके यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन के मॉडल्स दिए गए हैं। ये मॉडल्स मेनली जो डिफरेंट टाइम में जो एक्सटेंशन के फिलोसफर्स या फिर हुए हैं उन्होंने दिए हैं। तो ये सिंपलिस्टिक वे में वैसे ही है जैसे कि आपने इससे पहले जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेटर हो गया जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, देन मैसेज जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, देन चैनल जिसके जो मीडियम होता है इंफॉर्मेशन को पास करने में, वो मीडियम जो है चैनल कहलाता है, देन ऑडियंस कौन होती है जिस तक हम जो इंफॉर्मेशन किसको देना चाहते हैं वो ऑडियंस हो गई, देन ऑडियंस रिस्पॉन्स हो गया और फीडबैक हो गया। तो इन्हीं चीजों को लेकर के जो है ये कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें कि पहला मॉडल है अरस्तु। आप लोग काफी जानते होंगे, काफी फेमस है ये। तो इन्होंने अपना जो कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था, तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें मेनली उसके 3 एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक स्पीकर, देन स्पीच एंड देन ऑडियंस। स्पीकर मतलब जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जिसको कि हम कम्युनिकेटर या फिर सोर्स भी कहते हैं। लेकिन जब भी हम किसी ऑथर के द्वारा दिए गए मॉडल की बात करेंगे तो उन्होंने जो एलिमेंट के लिए जो वर्ड यूज किया है हमेशा वही वर्ड हमें यूज करना है। जैसे अगर अरस्तु ने स्पीकर यूज किया तो हमें स्पीकर ही लिखना होगा, वहां पर हम कम्युनिकेटर या सेंडर नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात ध्यान में सबको रखनी होगी। सो हम अगेन मॉडल पे आ जाते हैं कि उन्होंने जो मॉडल दिया था उनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं। स्पीकर जो कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, देन स्पीच क्या है? वो इंफॉर्मेशन है जिसको कि शेयर करना है, और उसके बाद ऑडियंस हो गई जिससे कि हमें वो इंफॉर्मेशन देना है या फिर जिसके लिए वो कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं शेनन एंड वीवर। इन्होंने 1945 में जो है मॉडल दिया था, और शेनन और वीवर ने जो मॉडल दिया था उनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन ये एलिमेंट्स होते हैं। सो अगर हम अरस्तु और शेनन एंड वीवर के मॉडल को कंपेयर करें तो जहां पर अरस्तु ने जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है उसके लिए स्पीकर का यूज किया था, वहीं पर शेनन और वीवर ने उसके लिए जो है सोर्स का जो है यूज किया, सोर्स वर्ड को यूज किया। देन उन्होंने कुछ 1-2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी अपने उनके जो मॉडल था उसमें ऐड किया था, दैट इज ट्रांसमीटर, सिग्नल और डेस्टिनेशन। सो जो आपका सिग्नल है दैट इज स्पीच, और डेस्टिनेशन जो है आपका जो ऑडियंस हो गई। उसके बाद में जो बेरलो मॉडल है उसमें जो है जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको कुछ अलग नाम से दिया गया था। जैसे कि अगर हम अरस्तु और शेनन और वीवर और बेरलो तीनों मॉडल को कंपेयर करें तो जहां पर अरस्तु ने जो कम्युनिकेटर होता है उसके लिए स्पीकर को यूज किया था, तो बेरलो ने जो है
सोर्स को यूज किया। उसके बाद उन्होंने भी कुछ अपने कुछ एक एलिमेंट्स ऐड किए थे, जो उन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो मॉडल दिया था उसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया था जो कि एनकोडर थे और डिकोडर थे। तो एनकोडर और डिकोडर क्या होता है? एनकोडर या फिर एनकोड वो प्रोसेस होती है मैसेज को कोड्स फॉर्म में देना। कोड्स फॉर्म में देना मतलब कि मैसेज को उस फॉर्म में ले आना कि हमें वो मैसेज जिसको देना है सिर्फ वही उस मैसेज की मीनिंग को समझ सके। ओके, देन उसके बाद डी कोड क्या है कि डी कोड मतलब कि वो मैसेज जिससे हमें देना था उसको मिला और उसके बाद में वो मैसेज को डिकोड कर सके कि हमने जो मैसेज दिया है उसको उसी फॉर्म में वो मतलब कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ले आए। अगर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उसमें कई बार होता है कि एक दूसरे को बताने के लिए कि हाँ दिस इज कि ये मैं ही हूँ, अंधेरे में लोग जो है टॉर्च का यूज करते थे। ओके, सो अगर क्या है पहले से वो लोग मैसेज को आपस में शेयर कर लेते थे कि अगर मैं हूं तो मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो टॉर्च है उसको 2 बार फ्लैश करूंगा। सो अगर टॉर्च की जो रोशनी होती है वो 2 बार फ्लैश होती है तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि बिना बोले हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी गई, जो भी मैसेज था उसको एनकोड कर दिया गया। ठीक है, मतलब 2 बार टॉर्च जलाना कि मैं ही हूँ। उसके बाद में अब क्या है जिसको वो मैसेज देना है, जो वो देख रहा है कि टॉर्च 2 बार जल रही है, वो क्या है समझ गया कि उन 2 बार जलाई है मतलब कि वो पर्टिकुलर वही आदमी है जिसने कि हमसे ये बोला था। तो यहाँ पर क्या है मैसेज को एनकोड किया गया और डिकोड किया गया। नेक्स्ट जो एक मॉडल है दैट इज शेरम द्वारा दिया गया था 1961 में। इन्होंने क्या किया था? सोर्स, देन एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। दिस मॉडल इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर मास मीडिया। ओके, जो मास कम्युनिकेशन के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं वो शेरम का ही जो है मोस्टली यूज किया जाता है। देन लीगन्स ने 1963 में जो है मॉडल दिया था, और ये जो मॉडल है ये बेसिकली जो फिशरीज और एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, या फिर अगर हम बात करें जो फार्मर्स के से अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो ये मॉडल जो है उसके लिए मोस्टली अप्रोप्रिएट होता है। और इनका जो मॉडल था इसमें जो एलिमेंट्स थे दैट इज कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, देन ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। देन इसके बाद रॉजर्स एंड शूमेकर ने 1971 में जो है मॉडल दिया था, और इनका जो मॉडल था इसमें मेनली जो सोर्स थे जो एलिमेंट्स थे दैट वर सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। इफेक्ट क्या है कि अब क्या है कि हमें अगर किसी को कोई मैसेज देना है तो जाहिर सी बात है जिसको हमने मैसेज दिया है वो मैसेज उस तक पहुंचने के बाद उस पर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आते होंगे। तो वो चेंजेस क्या है वो जो है इफेक्ट कहलाते हैं। अगर उसका कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर था उससे कुछ अलग बिहेव कर रहा है, तो वो जो है उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जो भी हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं उसमें जो है कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। तो वो बैरियर्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट बैरियर आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। ओके, ये क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर होती है। मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं जो कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या है उस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसने क्या किया, एक बैरियर के रूप में जो है वर्क किया, जिससे कि 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करने में अनेबल थे। देन साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? जैसे कि कई बार लोगों में स्टेज फियर होता है, स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी चीज को लेकर के फोबिया होता है, जैसे कि ऑडियंस को फेस नहीं कर पाना, डिप्रेशन में चले जाना। ठीक है, तो अगर इस टाइप का साइकोलॉजिकल बैरियर है, मान लीजिए किसी के अंदर स्टेज फियर है और उसको इनवाइट करके स्टेज पर ले जाकर उससे बोला जाए कि आप कुछ बोलिए, तो क्या है कई बार लोगों के मुंह से जो है शब्द नहीं निकलते हैं, या फिर वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में वो बात होती है लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है जो कम्युनिकेशन है नहीं हो पाता है, जो कम्युनिकेटर होता है और ऑडियंस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है साइकोलॉजी, लोगों की कैसी साइकोलॉजी है
उनका अगर किसी के लिए डर है, किसी के लिए अगर कोई फोबिया है, तो इस साइकोलॉजी ने यहाँ पर जो है एक बैरियर का काम किया, जिससे कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाई। देन नेक्स्ट आता है इमोशनल बैरियर। इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर can blur the decision making capacity of a person and thus limits the effectiveness of their communication। अब क्या है, कई बार होता है लोग गुस्से में या फिर फ्रस्ट्रेशन में जो है कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन जो है गलत साबित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों का इमोशंस कैसा था, इमोशनल जो बैरियर होता है वो जो है कम्युनिकेशन में जो है काफी कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है काफी इफेक्ट करता है, बैडली इफेक्ट करता है। देन फिजिकल बैरियर्स हो गया, बैरियर्स लाइक नॉइस, क्लोज डोर, फॉल्टी इक्विपमेंट used for communication, closed cabins etc। फिजिकल बैरियर क्या हो गया, फिजिकल बैरियर जैसे कि मान लीजिए दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो उस वे में क्या होता है कि लोग आपस में क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को सुनाई नहीं देता, या फिर काफी तेज बोलना पड़ता है लोगों को। तो अब क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक बैरियर आ रहा है कि जो कि फिजिकल बैरियर है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा नॉइस है बैकग्राउंड में, या फिर मान लीजिए लोगों के बीच की बहुत ज्यादा दूरी है, लोगों को चिल्ला करके बोलना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से कुछ बोला गया लेकिन वहां तक जो है बात पूरी नहीं पहुंच पाई। उसके बाद में मान लीजिए कि दो रूम में दो अलग अलग पर्सन बैठे हुए हैं, दोनों अपने अपने रूम से जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में डोर बंद हो गया, तो कई बार क्या होता है आवाज जो है दूसरे रूम तक नहीं जाती है। तो ये जो है कुछ फिजिकल बैरियर हो गए जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं होने देते हैं। देन उसके बाद कल्चरल बैरियर है। डिफरेंट कल्चर्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग for several basic values of society, dressing, religion or lack of them, food, drinks, pets and other general behavior will change drastically from one culture to other culture। Okay, अब क्या है कि मान लीजिए दो डिफरेंट कल्चर के अगर लोग एक साथ मिलते हैं, तो कई बार क्योंकि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं, तो मान लीजिए कि अब कोई किसी एक रिलीजन में कोई एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि दूसरे रिलीजन के पर्सन को नहीं पसंद है, तो अगर वो उस कंडीशन में ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है, एक साथ में रह के करते हैं, तो वहां पर क्या है कि लोग उससे फिर बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो कि कल्चरल बैरियर भी हो गया कम्युनिकेशन में। देन एटीट्यूड बैरियर हो गया, सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, या फिर लोगों में एटीट्यूड रहता है। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं दूसरे छोटे से क्यों बात करूं, ठीक है। या फिर कई बार होता है ना कि दो लोगों में अगर लड़ाई हो गई तो लोग सोचते हैं मैं ही आगे जाकर क्यों बात करूं, उसको आना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक एटीट्यूड है जो लोगों में जो है बैरियर का काम कर रहा है एक दूसरे से बात करने में, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं होने देने में। तो यहाँ पर एटीट्यूड है जिसने कि बैरियर का काम किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू क्लास।